गुड मॉर्निंग मैम। हमने चैप्टर पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम देखा जाए तो दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब हम एक काम को करने के लिए एक स्पेशल व्यक्ति को, स्पेशलाइज होता है जो अपने काम में, उसको करने के लिए वो काम देते हैं और उसके बदले में हम उसको कुछ चार्जेस पे करते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो कॉस्टिंग की जाएगी दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा का भी टाइम पीरियड इनका हो सकता है। और इसके लिए जो कॉस्टिंग की जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, ठीक है। और इसमें कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कारखाने में नहीं बल्कि जहाँ पर कार्यस्थान होता है वहाँ पर होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टी के पास जाकर करते हैं। और हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसके हिसाब से, उसके ऑर्डर के अनुसार हमें काम पूरा करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट का जो काम मिला है वो करने वाला कॉन्ट्रैक्ट का काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर होगा और जिसने काम दिया है वो कॉन्ट्रैक्टी होगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में जो कॉन्ट्रैक्टर को जो चार्जेस पे करेगा, जो पैसे देगा, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा। फिर इसके बाद हमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कि ये उसी वर्क प्लेस पर जाकर होता है। इसके लिए सेपरेट वर्क प्लेस होता है कॉन्ट्रैक्टर का। ये लार्ज साइज़ का भी हो सकता है, इसका लार्ज साइज़ भी हो सकता है। और क्या है कि ईच कॉन्ट्रैक्टर इज़ अ सेपरेट यूनिट फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन, की हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग कॉस्ट हम निकालेंगे, ठीक है। और ये जैसा हमारे जो कस्टमर है उसको पसंद है उसी प्रकार का हम क्या करेंगे, उसी तरह से उस काम को करेंगे। और जो इसके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में जो पैसा दिया जाएगा, जो चार्जेस दिए जाएंगे, हमने ऊपर भी पढ़ा था, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है ये इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है कि जब जैसे जैसे काम पूरा होता जाता है वैसे वैसे जो कॉन्ट्रैक्टी है वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देता जाता है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट तब की जाती है जब उसका काम फिनिश हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट। अब कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट क्या होता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनता है इसका, और अलग से इसकी लेजर बुक बनती है। और हम इसमें इनको नाम भी, इन बुक्स को नाम भी देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि इसमें दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर 102, इस प्रकार से हम इसमें देते हैं। और इसमें कुछ डिटेल्स भी लिखी होती है, जैसे प्लेस ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब शुरू हुआ, डेट ऑफ कंप्लीशन कब ख़त्म होगा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या है, टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिसीविंग इंस्टॉलमेंट्स, कि इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैसे मिलेंगी, उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, ठीक है। डेट एंड अमाउंट ऑफ वर्क टू बी सर्टिफाइड, कि कब सर्टिफाइड किया जाएगा, क्योंकि हमें एक आर्किटेक्टर से हमें इस वर्क को सर्टिफाइड कराना होता है कि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पहले डेबिट और क्रेडिट टी पर फॉर्मा बनता है इसका, टू मटेरियल। अब मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है जो हमने परचेज़ किया, या इशू भी हो सकता है वो स्टोर से, या फिर ट्रांसफ़र भी हो सकता है और किसी से, या फिर वो और किसी कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफ़र भी हो सकता है। वेजेस में हम ऐड कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हैं, जो कि डायरेक्ट लेबर को हमने वेजेस दी। और आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब कि हमने उनकी सर्विसेज यूज़ तो कर ली लेकिन उनको अभी पैसा नहीं दिया है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, फिर प्लांट लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेपरेट प्लांट की लिखेंगे जितना हमने यूज़ किया है, और उसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे। और प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में आएगा। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी आएगी कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर उसके पास ज़्यादा वर्कलोड है तो वो अपने
तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर भी रख सकता है। अब उसके बाद में क्रेडिट साइड में मटेरियल आ जाता है। मटेरियल जो कि हमने रिटर्न किया सप्लायर को, ठीक है, या फिर स्टोर को रिटर्न किया या ट्रांसफ़र किया किसी अदर अकाउंट में, अदर कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कुछ सोल्ड कर दिया, या उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, एट साइट इन हैंड, ठीक है। उसके बाद प्लांट में, प्लांट का होगा रिटर्न टू स्टोर, यानी कि हमने स्टोर वाले को वापस कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट में, या हमने सेल कर दिया, या उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है एट साइट या इन हैंड, ठीक है। और जब लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। मटेरियल इसमें डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसके बाद डेबिट साइड में हमें दे रखा है टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, फिर उससे उस कस्टमर को बाद में कुछ और काम ध्यान आया तो उसने कुछ काम बाद में भी कराया, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंप्लीट, अगर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, इस तरह से ये इधर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, बैलेंस वेट इधर। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसका अलग अकाउंट बनता है, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो उसका भी अलग अलग अकाउंट बनता है, ठीक है। तो इसमें पहले है यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, टू मटेरियल, टू वेजेस, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू अदर एक्सपेंसेस एंड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट होगा तो डेबिट में और लॉस होगा तो क्रेडिट में। टू मटेरियल रिटर्न, जितना भी मटेरियल रिटर्न किया, जो प्लांट रिटर्न किया वो प्लांट में रिटर्न किया, ठीक है। मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस और प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस बाय कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमें लॉस होता है तो, ठीक है। ये जैसे कि मैं आपने बताया था, हमें उस तरह से मैंने फॉर्मेट बना लिया कि इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंप्लीट, मटेरियल जितना भी हमें परचेज़ किया, अगर हमारे पास मटेरियल परचेज़ हमें नहीं दे रखा है और मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मटेरियल परचेज़ आ जाएगा। वेजेस दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी, अदर एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में। मटेरियल जितना रिटर्न किया, प्लांट में जो रिटर्न किया, मटेरियल एट साइड यानी क्लोजिंग बैलेंस, बाय प्लांट एंड साइड यानी क्लोजिंग बैलेंस, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बाय P&L अकाउंट, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है तो इसके हम इनकम्प्लीट होता है तो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में भी वो दो साइड्स में जा सकता है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड वो होता है जब हमने काम कर दिया तो ऐसे ही वो एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको एक आर्किटेक्ट से क्या करना पड़ता है, हमें सर्टिफाइड कराना होता है, और वो आर्किटेक्ट ये देखता है कि जो उन्होंने काम किया है वो जो उन्हें स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया है नहीं किया। अगर किया है तो वो उसको सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफाइड कर देगा, तो वो वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। अगर वो सर्टिफाइड नहीं करता है तो वो वर्क अनसर्टिफाइड हो जाएगा। अब इसमें भी वर्क सर्टिफाइड, अब इसके भी कुछ हमें पॉइंट्स दे रखें कि अगर जो वर्क सर्टिफाइड है इज़ लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 पार्ट से कम है तो क्या होगा कि सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। देखो अब ये एग्जांपल था, आपने बताया था मैम कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर हमारा 10 लाख है और उसका 1/4 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 2,50,000 होना चाहिए, लेकिन वर्क सर्टिफाइड कितना है 2 लाख, तो होल अमाउंट इज़ ट्रांसफर टू द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। एंड सेकंड केस हमारा क्या है, व्हेन द वर्क सर्टिफाइड इज़ मोर देन द 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो 1/4 से तो ज़्यादा है लेकिन 1/2 से कम है, तो देन हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये जो हमें दे रखा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 1/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड बाय में वर्क सर्टिफाइड, ये जो उससे जो आएगा वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे P&L में, और जो हमारा बैलेंस होगा बैलेंस को हम वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे, ठीक है। थर्ड हमारा केस आता है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज़ हाफ और मोर देन हाफ कॉन्ट्रैक्ट बट लेस देन टू 90%, की हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है हाफ है या तो आधा या फिर आधे से भी ज़्यादा है, लेकिन हम कह सकते हैं 50 to 90% है, देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ ट्रांसफर टू द दिस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मल्टीप्लाई में 2/3 और मल्टीप्लाई में कैश रिसीव्ड मल्टीप्लाई में वो डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब हमारे पास केस फोर्थ है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लास्ट केस है, इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, कि अगर हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यानी कि 90 to 100% है
सॉरी, यानी कि हम कह सकते हैं 92 है या 95 है या 99 है, तो हम क्या करेंगे एस्टिमेट प्रॉफिट निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालेंगे, उसमें से लेस कर देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब कि कंप्लीट होने तक की कॉस्ट, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एस्टिमेट प्रॉफिट आ जाएगा। एस्टिमेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, अब ये देखना होगा कि नेट एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू अप टू डेट, यानी कि जितना काम हो चुका है, जैसे कि 90% हो चुका है, उसमें ऐड कर देंगे कि इतने एक्सपेंडिचर हमारे होने वाले हैं, यानी कि 10% हो जाएंगे, तो उसमें जोड़ देंगे तो हमारा निकल आएगा एस्टिमेट कॉस्ट। अब इसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस्टिमेट जितना भी प्रॉफिट हुआ मल्टीप्लाई में वर्क सर्टिफाइड बाय में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि एस्टिमेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई में कि जितना भी कैश रिसीव हुआ बाय में कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी प्राइस था। इन केस ऑफ लॉस, अगर हमें लॉस होता है द एंटायर लॉस इज ट्रांसफर टू द P&L, कि जो एंटायर जितना भी लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा।